तो देखिए आज हम शुरू करेंगे राजस्थान में कृषि। यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन 100% आता है यहाँ से, तो इसको हमको प्रॉपर तरीके से लेकर चलना है। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो देखिए, अगर बात करें राजस्थान की या भारत की, तो कृषियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया ऋतुओं के आधार पर। आधार क्या रखा गया है? आधार रखा गया है ऋतुएं। और ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? ऋतुओं के आधार पर फसलों को बांटा गया है 3 भागों में। पहला भाग है खरीफ की फसलें, दूसरी होती है रबी की फसलें, और तीसरी होती है जायद की फसलें। तो 3 प्रकार की हो जाती है, खरीफ, रबी और जायद। इनका आधार क्या माना है हमने? ऋतु। तो एक एक फसल को हम देखते जाते हैं यहाँ पर कि कौन सी फसल जो है, कौन कौन सी फसल कौन कौन से प्रकार की फसल में आती है, सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जिस फसल के बारे में बात करेंगे वो है खरीफ की फसल। अब जब हम खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसको बोए जाने और काटे जाने के समय, कब तो बोई जाती है और कब ये काटी जाती है। तो खरीफ की फसल कब बोया जाना कब है? बोया जाना है मानसून के आने पर। मानसून के आने पर। अब मानसून कब आता है? तो मानसून के आने पर जून जुलाई, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जून जुलाई में बोया जाना। और जून जुलाई में बोया जाना तो काटा जाना कब? इसको कब काटा जाएगा? जो फसल जून जुलाई में बोई जाएगी, किसके आने पर? मानसून के आने पर। वो काटी कब जाएगी? अक्टूबर नवंबर। तो जून जुलाई में बोया जाना और अक्टूबर नवंबर में काटा जाना। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। और अक्टूबर नवंबर के में काटेंगे तो आपको एक सिंपल सा तरीका याद करने का, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही पड़ता है कौन सा भारतीय त्योहार? बड़ा भारतीय त्योहार बोलते हैं दीपावली के आसपास। दीपावली के आसपास काटी जाती है। फिर बोलते हैं किसान की जो तनख्वाह है साल में 2 बार आती है, बड़ी तनख्वाह। तो होली दिवाली आती है, तो दिवाली पर आएगी एक तो दिवाली पर कौन सी फसल की तनख्वाह आ जाएगी? खरीफ की। एक प्रकार से मानसून के आने पर जून जुलाई में बोया जाना और अक्टूबर नवंबर में काटा जाना दीपावली के आसपास। अब देखेंगे साहब इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी आ जाती है खरीफ की फसल में। तो खरीफ की फसल में मुख्य मुख्य फसलें आ जाएगी, जैसे बाजरा। बाजरा के अलावा बात करेंगे हम ज्वार। ज्वार के अलावा ग्वार। और कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? मक्का। मक्का के अलावा कपास। इसके अलावा गन्ना। और हो जाएगी कौन सी? अरंडी और चावल। और कुछ एक फसलें मान सकते हैं इसमें हम, तो मूंगफली, तिल, ज्वार। ये सभी फसलें किसमें आ जाती है? ज्वार तो हमने लिख लिया है। तो बाजरा, ज्वार, ग्वार, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी, चावल, मूंगफली, तिल, ये सब किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। मतलब इन सभी फसलों को बोया जाता है मानसून के आने पर जून जुलाई में, और काटा जाता है कब? तो काटा जाता है इनको दीपावली के आसपास, मतलब अक्टूबर नवंबर में। तो ये पहले प्रकार की फसलें देखी अपन ने। कौन सी फसलें हो गई? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों के बाद दूसरे प्रकार की फसलों की बात करें तो कौन सी आ जाएगी? रबी की फसल। तो देखिए रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल का बोया जाना की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाना। और जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, काटी कब जाएगी वो? तो काटी जाएगी, मैंने बताया कि होली दिवाली 2 बार तनख्वाह आती है, तो मार्च अप्रैल में। और होली भी कब आती है? सामान्यतः मार्च में आती है या मार्च अप्रैल के आसपास आती है। तो मार्च अप्रैल में काटा जाना। रबी की फसल बोई जाएगी अक्टूबर नवंबर में और काटी जाएगी कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है साहब। अब ये देख लेंगे कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आ जाएगी। तो रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आ जाएगी ये अपन देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आ जाएगा गेहूं।
और आ जाएगी सरसों। राजस्थान के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फसलें वो हमको याद रखनी है यहाँ पर। इसके अलावा है जौ, और हो जाएगा चना। चने के अलावा हम बात करेंगे तो मसूर, और क्या हो सकता है तारामीरा, और क्या हो सकती है राई भी हो सकती है इसमें। और भी अगर देखें तो अलसी की फसल भी हो सकती है। तो ये कुछ एक प्रमुख फसलें हैं जो कौन सी फसल के अंतर्गत आती है, रबी की फसल के अंतर्गत आती है। तो रबी की फसल को बोया कब हमने, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, सर्दियों के समय बोई जाती है। और काटी कब जाएगी, तो गर्मियों के समय, जब गर्मियां समाप्त हो जाती है एक प्रकार से, तो मार्च अप्रैल के आसपास काटी जाती है। देखिए एक चीज और एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, हालांकि कम पूछा जाता है लेकिन कई बार पूछा भी जा सकता है। आपको पूछ लिया जाए कि रबी की फसल को सामान्य रूप से क्या बोला जाता है, इनको उनालू फसल बोला जाता है स्थानीय भाषा में राजस्थान में। कौन सी फसल को, रबी की फसल को। अगर बात करें खरीफ की फसल, इनको सावण बोला जाता है। तो खरीफ की फसल होती है सावण और रबी की फसल होती है उनालू। और अब तीसरे प्रकार की फसल हम देखेंगे। तो जब हमने मार्च अप्रैल में काट ली कौन सी फसल, रबी की फसल, तब फिर हम बोएंगे कौन सी फसल, जायद की फसल। देखिए सामान्य तौर पर राजस्थान में जायद की फसल के अंतर्गत कोई बहुत महत्वपूर्ण कृषि नहीं होती है, फिर भी हम मान लें अगर, तो पहले तो देखेंगे इसको कब बोया जाएगा। तो बोया जाएगा ये मार्च अप्रैल में बोया जाना, और मार्च अप्रैल में बोया जाना तो कब काटा जाना, मई जून में, मई जून में काटा जाना। और इन्हीं फसलों को अगर राजस्थान की स्थानीय भाषा की बात करें तो बोलते हैं चौमासे की फसल। और इसमें फसलें कौन कौन सी हो जाएगी, राजस्थान के संदर्भ में कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फसलें नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे तो जैसे तरबूज है, खरबूज, ककड़ी, खीरा, और क्या हो सकता है पशुओं को खिलाए जाने वाला चारा। अब जैसे इसको स्थानीय भाषा में कई स्थानों पर क्या बोल देते हैं, रिंजका या रिजका, इसको चरी भी बोल देते हैं अपन कई जगह। तो राजस्थान में जायद की फसल के अंतर्गत कोई बहुत ज्यादा फसलें होती नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले जाए कि इसका समय क्या है, तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में काट ली जाती है, चौमासे की फसल बोया जाता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा, इत्यादि ये प्रमुख फसलें हैं जायद की। तो ऋतुओं के आधार पर हमने देख लिया कि मुख्य रूप से फसलें होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब कुछ एक फसलों का प्रकार देख लेते हैं हम, राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन सी फसलें होती है। तो पहली फसल होती है जीवन निर्वाह कृषि, या इसी को कई बार हम बोल देते हैं परंपरागत कृषि। तो क्या होती है जीवन निर्वाह कृषि या परंपरागत कृषि। तो सामान्य स्तर पर आपको याद रखना है, देखिए नाम ही से पता लग रहा है कि प्राचीन काल से परंपरागत तौर तरीकों से किसके लिए, केवल उदरपूर्ति के लिए, मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है क्या कहलाती है, जीवन निर्वाह कृषि जहां पर कहलाती है। तो जीवन निर्वाह कृषि एक टर्म है, सिंपल सी बस याद रखनी है, हालांकि तुलनात्मक तौर पर कम पूछी जाती है लेकिन पता होना चाहिए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन सी फसल हो जाती है, तो इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न ही आएंगे। और खाद्यान्न बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा, गेहूं, और दूसरे नंबर पर कौन सा, चावल। तो ये खाद्यान्न के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की कृषि कौन सी हो जाएगी। तो दूसरे प्रकार की कृषि की बात करेंगे यहाँ पर। दूसरे प्रकार की कृषि है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, अब ये स्थानांतरित कृषि क्या है, तो देखिए दक्षिण राजस्थान है, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के कुछ एक क्षेत्रों में, चित्तौड़गढ़ के कुछ एक क्षेत्रों में, बाकी मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली कृषि है। क्या किया जाता है, आदिवासियों के द्वारा की जाती है कृषि। और आदिवासियों के द्वारा कृषि को कैसे किया जाता है, जैसे बहुत सारे जो जंगल होते हैं, जंगलों को काट लिया जाता है, मतलब पेड़ों को काट लिया जाता है,
पेड़ों को काटकर उसी स्थान पर पेड़ों को जला दिया जाता है। अब क्योंकि पेड़ों को जला दिया जाएगा, जंगलों को काट दिया जाएगा, और उस स्थान पर कितने समय के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, 2 से 3 वर्ष के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी, स्थानांतरित कृषि। 2-3 वर्ष बाद इस स्थान को छोड़ दिया जाता है, फिर यही प्रक्रिया किसी और स्थान पर अपनाई जाती है। तो बार बार हम स्थान बदलते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित जो कृषि है तो उसको राजस्थान में अलग अलग नामों के जाना जाता है। क्या बोला जाता है भाई, ये अपन देखेंगे। इसी कृषि का एक और नाम है, उपनाम है एक प्रकार से इसका, इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी बोला जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है और काटने के बाद दहन का मतलब जलाया जाता है, इसीलिए इसको कर्तन एवं दहन कृषि बोल दिया जाता है। अगर सर्व सामान्य भाषा में बोला जाए कि राजस्थान में होने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसे वालरा कहा जाता है। मुख्य रूप से कहां पर की जाती है, तो दक्षिणी राजस्थान। अगर आपसे जिले पूछे जाए मुख्य रूप से कौन से जिलों में की जाती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, मुख्य रूप से इन 3 जिलों में की जाती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि वालरा के अलावा क्या कहा जाता है इसको, तो जब ये कृषि भील जनजाति के द्वारा की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे चिमाता कहा जाता है। तो सामान्य रूप से वालरा कहा जाता है, भीलों के द्वारा की जाती है तो चिमाता कहा जाता है। इसी प्रकार की कृषि को अगर बात करें हम एमपी और छत्तीसगढ़ में, तो क्या कहा जाता है, इसे बेवर कहा जाता है। इसी प्रकार की कृषि की बात करें हम उड़ीसा में, क्या कहा जाता है, तो उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में से पोंडू कहा जाता है। तो विभिन्न नाम है, लेकिन मुख्य रूप से यह है क्या, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में बोलते हैं वालरा। मुख्य रूप से कहां पर की जाती है, दक्षिणी राजस्थान, 3 जिलों में की जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। भील जनजाति के द्वारा जब ये कृषि की जाती है तो इसे कहा जाता है चिमाता। एमपी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है बेवर और उड़ीसा में बोला जाता है पोंडू। आगे बढ़ जाते हैं हम। इसके बाद में अगली जो कृषि आ जाएगी, इसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। देखिए, मिश्रित कृषि अपने आप में बहुत सिंपल कृषि का प्रकार है, और फिर भी ये सबसे ज्यादा बार पूछी गई कृषि है। और लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में कौन सी कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि संपूर्ण भारत में की जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा में कई बार स्टूडेंट गलती करता है, तो किसे कहते हैं, तो जब कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन कार्य एक साथ किए जाते हैं, साथ साथ किए जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है मिश्रित कृषि। कई बार ऑप्शन में क्या जाता है कि दो फसलों की कृषि या 2 फसलों की खेती एक साथ ली जाती है, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ऐसा नहीं है। किसे कहते हैं, जब कृषि और पशुपालन कार्य साथ साथ किए जाते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। अगली हम देखेंगे व्यापारिक या वाणिज्यिक। तो व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, तो इसकी परिभाषा ही अपने आप में, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो किसे कहेंगे, मतलब ऐसी फसलें जिनको उत्पादन का मुख्य उद्देश्य किसका, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का अर्जन करना होता है। तो विदेशी मुद्रा का अर्जन मतलब इन फसलों को मुख्य रूप से उगाया जाता है, विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे भेजा जाता है, जिससे किसका होता है, मुद्रा का अर्जन होता है। इसलिए व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, मुख्य रूप से व्यापार के काम आती है। तो ऐसी फसलें कहलाती है व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें। अब इसमें अगर राजस्थान की कुछ एक फसलों की बात करें तो कौन सी आ जाएगी, जैसे तंबाकू राजस्थान की व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा और कौन सी फसल आ जाएगी, अफीम भी व्यापारिक फसलों में आ जाती है। और होहोबा, या इसी को कई बार बोला जाता है जोजोबा, और है रतनजोत, इसी को बोला जाता है जेट्रोपा। और कौन सी है, सूरजमुखी। ये सब कौन से प्रकार की फसलें हैं, ये सभी कौन से प्रकार की फसलें हो जाएंगी अपने आप में, तो व्यापारिक फसलें या वाणिज्यिक फसलों की कृषि हो जाएगी, जिनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से किसका, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना होता है।
तो ये हो जाएगी व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि। फिर हो जाएगी कौन सी कृषि जो इसी से संबंधित है, बोलेंगे नकदी कृषि। तो नकदी कृषि क्या है, राजस्थान की कौन कौन सी फसलें इसमें आ जाएगी, समझते हैं इसको। तो देखिए ऐसी फसलें जिनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब इससे डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान के चलिए सरसों है, तो सरसों को पहले मिल में भेजना पड़ता है, वहां पर इसका तेल निकलता है। जैसे आप बात करें गन्ना है, गन्ना भी कैसी है, नकदी फसलों की कृषि के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा कपास, मूंगफली, विभिन्न प्रकार के, सरसों के अलावा और भी जो तिलहन हो जाएंगे, सरसों खुद भी क्या है, तिलहन है, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं राजस्थान की मुख्य रूप से, ये कौन सी फसलों के अंतर्गत आ जाती है, नकदी फसलें आ जाती है, और इनको बोला जाता है, इनकी कृषि को नकदी कृषि। अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बोला जाता है झूमिंग कृषि। देखिए झूमिंग कृषि एक प्रकार से देखा जाए तो जो स्थानांतरित कृषि है उसी का प्रकार है। लेकिन झूमिंग कृषि कहां पर बोला जाता है, तो स्थानांतरित कृषि को असम में क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे समोच्च या सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि क्या होती है, समोच्च या सीढ़ीदार कृषि। तो देखिए जहां पर राजस्थान में पर्वतीय स्थान है, मुख्य रूप से वही हो जाएगा दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुछ हद तक राजसमंद भी है। यहाँ पर ऊंचे स्थानों पर क्या किया जाता है, पहाड़ों को समान ऊंचाई से काट लिया जाता है, और समान ऊंचाई से काटकर इन स्थानों पर यहाँ पर कृषि की जाती है। तो समान ऊंचाई से काटा जाता है, इसलिए तो बोल देते हैं हम समोच्च, और ये समान ऊंचाई से काटने की वजह से सीढ़ी जैसी संरचना बन जाती है, इसलिए इसको सीढ़ीदार कृषि कहा जाता है। तो समोच्च कृषि मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भागों में की जाती है। दक्षिणी भागों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में ये ज्यादा की जाती है। इसके अलावा और कौन सी कृषि यहाँ पर आ जाएगी, अच्छा अगर हमसे पूछा जाए कि समोच्च कृषि की मुख्य फसलें, तो बागवानी या बागानी फसलें जो होती है, भारत के संदर्भ में बात करें तो कौन सी फसल हो जाएगी, चाय, इसकी प्रमुख फसल है। अब आगे बढ़ जाते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, मतलब पहले नंबर पर है। कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले नंबर पर आ जाता है, तो देख लेते हैं कुछ एक फसलें जिनके उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर है। तो जैसे सरसों है, बाजरा है, रतनजोत है, ईसबगोल, इसके अलावा और कौन सी फसलें हो जाएगी यहाँ पर, जीरा, धनिया, मेथी, ग्वार, मोठ, ये कुछ एक प्रमुख फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको एक तो सरसों याद रखनी है, सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बाजरे का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि बाजरा कैसे फसल है, कम पानी मांगने वाली फसल है। बाजरे में अगर ज्यादा पानी लग जाएगा तो उसकी जड़ जो है वो गल जाती है, इस प्रकार से। तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा बोया जाता है, बाजरा। बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ पर बोया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है कहाँ पर, बाड़मेर में। रतन जो होता है मरुस्थलीय फसल है। इसबगोल ये किस प्रकार की फसल है, औषधीय पौधा है, इसको घोड़ा जीरा भी बोला जाता है। इसके अलावा जीरा है, धनिया, मेथी, ग्वार, मोठ, ये सब फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद,
अगर बात करें हम राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्नों के बारे में, तो खाद्यान्नों के बारे में बात करें तो दो प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो बुआई कौन से खाद्यान्न की सर्वाधिक होती है और एक उत्पादन किसका ज्यादा होता है। तो जैसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे सर्वाधिक खाद्यान्न में पहले नंबर पर हो जाएगा कौन सा, एक तो खाद्यान्न है। खाद्यान्न में अलग अलग से तो हम बाद में देखेंगे, पहले सर्वाधिक खाद्यान्न बोए किस जिले में कौन सा फसल बोई जाती है, बाजरा। तो बाजरा बुआई में पहले नंबर पर आ जाता है राजस्थान में, मतलब राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है खाद्यान्नों में, बाजरा। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा किसका लिया जाता है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा लिया जाता है। फिर दूसरी अगर हम बात कर लें किसकी, दलहन की, दलहन में आ जाते हैं सभी प्रकार की दालें। तो दलहन में सबसे ज्यादा जो बुआई होती है वो किसकी होती है, मोठ की। मोठ सबसे ज्यादा बोया जाता है, लेकिन जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो किसका होता है, चने का होता है। बात करें अपन तिलहन की, मतलब वो सभी प्रकार की फसलें से तेल निकाला जाता है, बोला जाता है तिलहन। तो सबसे ज्यादा बोई कौन सी जाती है, सरसों। और उत्पादन भी सबसे ज्यादा किसका होता है, सरसों का। वैसे भी सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो ये चीज याद रखनी है। खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज्यादा बाजरा बोया जाता है, जबकि उत्पादित होता है गेहूं। दलहन में सबसे ज्यादा मोठ बोई जाती है, उत्पादित होती है चना। तिलहन में सबसे ज्यादा सरसों बोई जाती है, उत्पादित होती है सरसों ही होती है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में कि अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी जिला है राजस्थान का अलवर। फिर हमसे बात की जाए कि और क्या हो सकता है, तो दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाएगा जयपुर। और आपसे पूछा जाए तिलहन उत्पादन में हो जाएगा 12। अगला पूछा जाएगा आपसे हरी सब्जियां, हरी सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाएगा जयपुर। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां से पूछा जाए आपसे फलों का उत्पादन सर्वाधिक, फल सर्वाधिक उत्पादित होते हैं कहां पर, श्री गंगानगर। और पूछा जाए कि मसाले सर्वाधिक कहां पर होते हैं, तो सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं 12 में, जैसे धनिया वगैरह। तो खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, अलवर। दलहन उत्पादन में है जयपुर, तिलहन उत्पादन में 12, हरी सब्जियों में जयपुर, फल में श्री गंगानगर और मसालों में 12 जिला अग्रणी जिले हैं। आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद में। अगर बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा जिला है जिस जिले के क्षेत्रफल में सर्वाधिक बुआई की जाती है, तो सर्वाधिक बुआई किस जिले में की जाती है, तो बाड़मेर में की जाती है। और अगर पूछे, ये तो है सर्वाधिक, अगर पूछा जाए न्यूनतम बुआई किसमें की जाती है, तो राजसमंद जिले में न्यूनतम बुआई की जाती है। ये चीज भी याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले का है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है श्री गंगानगर। कारण क्या है, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण। और अगर बात करें न्यूनतम सिंचाई या सिंचित क्षेत्र किस जिले का है, तो हो जाएगा चूरू। तो ये न्यूनतम सिंचित क्षेत्र यहाँ पर जो है हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक बंजर भूमि, सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है, तो सर्वाधिक बंजर भूमि है जैसलमेर में। ये चीज भी याद रखनी है यहाँ पर। अच्छा, एक आपको ये याद रखना है कि कृषि जोत के आधार पर राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो देख लेते हैं एक बार। सर्वाधिक
क्षेत्रफल जहां पर बुआई की जाती है जिला कौन सा हो जाएगा अग्रणी बाड़मेर। और सबसे न्यूनतम बुआई की जाती है राजसमंद में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? श्री गंगानगर। और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन से में है? चूरू में। इसके अलावा सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाएगी जैसलमेर में। भारत में कृषि जोत के आधार पर अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है यहाँ पर। अब देखिए राजस्थान में तो पूछा जाए, सामान्य रूप से आप याद रखिए कि कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गया, 10 विभागों में बांटा गया। तो कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर? एक प्रकार से 10 प्रदेश भी बोल सकते हैं इनको, 10 जोन भी बोल सकते हैं। तो 10 जोनों में बांटा गया है। किस आधार पर? कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो नाम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। तो एक तो प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले है उदयपुर। उदयपुर के बाद में अगला हो जाएगा जयपुर, फिर है जोधपुर। जोधपुर के बाद में हो जाएगा कोटा। कोटा के बाद बीकानेर, और हो जाएगा भरतपुर, फिर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अलावा जालौर। जालौर नया है, नया जोड़ा गया है। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? सीकर, ये भी नया है। और अंतिम हो जाएगा श्री गंगानगर, ये भी नया है। तो 3 ऐसे कृषि जलवायु क्षेत्र है जो नए हैं। कौन कौन से हैं? जालौर, सीकर और गंगानगर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा नवीनतम घोषित कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है? तो याद रखना है 3 है, जालौर, सीकर और श्री गंगानगर। बाकी के सारे पुराने हैं। तो मतलब पहले कितने थे यहाँ तक? 7, और अब नए कौन से हैं? 3। तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और भीलवाड़ा, ये 7 क्या है? कृषि जलवायु क्षेत्र जो पुराने हैं। और नए हैं जालौर, सीकर और श्री गंगानगर। अब राजस्थान में कुछ एक कृषि के विकास के लिए अनुसंधान संस्थान प्रारंभ किए गए। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे बात करें अपन कौन सा है, तो एक तो राष्ट्रीय सरसों कृषि अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय सरसों कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? सेवर। और सेवर पड़ता है भरतपुर में। राजस्थान में क्यों बोला गया है? क्योंकि सर्वाधिक भारत में सरसों का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो याद रखना 2 जिले हैं, तो टोंक और एक भरतपुर। ये आगे पीछे होते रहते हैं। तो मुख्य रूप से भरतपुर में पैदा होती है। इस वजह से राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया है भरतपुर में। कब खोला गया है? 1993 में प्रारंभ किया गया। और बात करें राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये खोला गया तबीजी। तबीजी है अजमेर में। तो इसको यहाँ पर जो है प्रारंभ किया गया। इसके बाद में अगर बात किया जाए तो राजस्थान में जोजोबा कृषि फार्म, जोजोबा या इसी को अपन ने बोला था होहोबा कृषि फार्म कहाँ पर? एक तो जयपुर के पास स्थित है, आमेर के पास स्थित है, बोला जाता है ढंड। यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा ये प्रारंभ किया गया है सीकर में स्थित है फतेहपुर, ये जयपुर, ये सीकर। और एक स्थान पर प्रारंभ किया गया है कहाँ पर? तो एक स्थान पर ये प्रारंभ किया गया है झज्जर। झज्जर पड़ता है बीकानेर में। तो 3 स्थानों पर प्रारंभ किया गया है
जोजोबा से संबंधित जो नए कृषि फार्म है इनको प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय सरसों कृषि अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में 1993 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर में है। जोजोबा कृषि फार्म है ढड्ड जयपुर में, फतेहपुर सीकर में और झज्जर बीकानेर में प्रारंभ किए गए। और कौन कौन से यहाँ पर स्थापित किए गए हैं तो देख लेते हैं एक बार। ईसबगोल, मैंने आपको बताया था ईसबगोल जो है कैसी फसल है, औषधीय पौधा है। अनुसंधान संस्थान, तो ईसबगोल अनुसंधान संस्थान है मंडोर, मंडोर पड़ेगा जोधपुर में। और क्या हो जाएगा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा ये है दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा मतलब जयपुर में स्थित है। इसके अलावा 1956 में सूरतगढ़, सूरतगढ़ पड़ता है श्री गंगानगर में, कृषि यांत्रिक फार्म खोला गया। और ये जो कृषि यांत्रिक फार्म है जो सूरतगढ़ में खोला गया 1956 में, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म है। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म कौन सा है, सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म। तो ईसबगोल अनुसंधान संस्थान है मंडोर भरतपुर में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा जयपुर में। इसके अलावा 1956 में सूरतगढ़ कृषि फार्म प्रारंभ किया गया जो श्री गंगानगर में है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म है। और क्या क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, जोधपुर में। बात करें CAZRI काजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी। अच्छा, इसको कब स्थापित किया गया था, पहले देख लेते हैं काजरी को। तो काजरी को स्थापित किया गया 1959 दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को बोला जाता है काजरी। इसकी स्थापना 1959 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, तो याद होना चाहिए इसको आपको। इसके अलावा आफरी भी है जिसको बोला जाता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी केंद्रीय है, तो केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसको आफरी बोला जाता है। ये भी कहाँ पर है, जोधपुर में। तो ये कुछ एक प्रमुख संस्थान है जिनको कृषि के लिए या वनों के लिए प्रारंभ किया गया था। काजरी जोधपुर में 1959 में खोला गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसका हिंदी में नाम है, आफरी बोला जाता है केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जो जोधपुर में है। अब बात करें राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं। कृषि विश्वविद्यालय, तो राजस्थान में वर्तमान में 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। तीनों के नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। पहला तो है स्वामी केशवानंद कृषि
विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, बीकानेर में है। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा उदयपुर में। और तीसरा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, वो है नरेंद्र करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये आपको याद रखने हैं। राजस्थान में वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय है 3, कौन कौन से, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, बीकानेर में, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है उदयपुर में, और नरेंद्र करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है जयपुर में। 3 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में जो है स्थापित है। अब अगर बात कर ले राजस्थान की प्रमुख फसलों की, तो कुछ एक 5, 7, 10 प्रमुख फसलें इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की। गेहूं राजस्थान की सबसे प्रमुख कैसी फसल है, राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, खाई जाने वाली फसल है, खाया जाने वाला अन्न है। बात करें राजस्थान के बारे में, तो इसके लिए कौन सी मिट्टी, मूल रूप से कांप या दोमट मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी कह दिया जाता है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है गेहूं की फसल की कृषि के लिए। इसके अलावा अगर बात करें भारत में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, यूपी का है। पूछ लिया जाए कि साहब राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां। पूछ लिया जाए राजस्थान में प्रथम स्थान कौन से जिले का है, तो राजस्थान में जो प्रथम स्थान हो जाएगा वो कौन से जिले का है, गंगानगर या श्री गंगानगर जिले का। ठीक है, तो गेहूं राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। कांप या दोमट या जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है उत्पादन के लिए। यूपी का देश में प्रथम स्थान है। इसके अलावा राजस्थान का 5वां स्थान है भारत में, और राजस्थान में पहला स्थान आ जाता है श्री गंगानगर का। दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं हम, तो दूसरी फसल कौन सी हो जाएगी, जो कौन सी फसल है, रबी की फसल है। इसे इसका एक उपनाम भी है, बोला जाता है गरीब का खाद्यान्न, गरीब का खाद्यान्न बोला जाता है जौ को। फिर बात की जाए, ये एक प्रकार से औषधीय पौधा भी है, और इसका उपयोग शराब निर्माण में, मुख्य रूप से बियर निर्माण में किया जाता है। और क्या क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो पहला स्थान भारत में जौ के उत्पादन का किसका है, यूपी का ही है। पूछा जाए राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, तो राजस्थान का दूसरा स्थान है यूपी के बाद में। और पूछ लिया जाए आप लोगों से कि सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है जयपुर में। तो जो गरीब का खाद्यान्न कहलाता है, औषधीय पौधा है, शराब निर्माण में काम आता है। प्रथम स्थान यूपी का है, राजस्थान का दूसरा स्थान है, और राजस्थान में पहला स्थान हो जाता है जयपुर का। अगली फसल के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगली फसल हो जाएगी चना। चना भी किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। और क्योंकि किस प्रकार की है कि दलहन है, और दलहनों में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, और सर्वाधिक उत्पादन होता है दलहनों में, इसलिए इसको दालों का राजा भी बोला जाता है। कौन से दलहन को, चना को। अब अगर बात कर ली जाए प्रथम स्थान चना उत्पादन में किसका है, तो भारत में एमपी का। वैसे भी दालों के कुल उत्पादन में भारत का अग्रणी जो राज्य हो जाएगा वो कौन सा है, एमपी। इसलिए दलहन राज्य, या सबसे ज्यादा वहां पर कौन सी दाल होती है, सोयाबीन, इसलिए इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। कुल दालों के उत्पादन में भी एमपी भारत का अग्रणी राज्य है। अगर बात कर ले हम राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित किया जाता है चना, तो जयपुर में ही उत्पादित किया जाता है। तो चना दलहन है, इसे दालों का राजा कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। अगली फसल के बारे में बात करेंगे, कौन सी फसल हो जाएगी, मोठ।
मोट किस प्रकार की फसल है? एक प्रकार से खरीफ की फसल है। हमने पहले देख चुके हैं कौन सी रबी में आती है, कौन सी खरीफ में आती है और कौन सी जायद में आती है। तो क्योंकि ये दालों में मोट में दूसरी सर्वाधिक है, इसलिए इसको बोला जाता है दालों की रानी। दालों का राजा बोला जाता है चना को और दालों की रानी बोला जाता है मोट को। बात कर ले तो पहला स्थान देश में किसका है? राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। और आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में प्रथम स्थान है बाड़मेर जिले का। तो दूसरी सर्वाधिक उत्पादित होने वाली दाल है, दालों की रानी कहलाती है। राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में, और राजस्थान में प्रथम स्थान है बाड़मेर जिले का। अगली फसल के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा बाजरा। बाजरा को फसलों में राजस्थान का गौरव कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में होता है, सर्वाधिक बोया भी कहां पर जाता है? राजस्थान में जाता है। तो प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? राजस्थान का। देश में प्रथम स्थान उत्पादन में राजस्थान का हो जाएगा। वो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बोया कहां पर जाता है, तो ये दो प्रकार क्वेश्चन। सर्वाधिक बोया तो जाता है कहां पर? बाड़मेर में। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है बाजरे का? तो अलवर में। दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर पूछा जाए बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा बाड़मेर में। ठीक है, तो बाजरा राजस्थान का गौरव कहलाता है। भारत में बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बोया जाता है बाड़मेर में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है अलवर में। और बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बाड़मेर में। अगली फसल के बारे में बात करेंगे तो आ जाएगी ज्वार। ज्वार के बारे में क्या हो जाएगा? तो इसको एक तो इसका उपनाम में से क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी कहा जाता है। गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। अब बात कर ले प्रथम स्थान भारत में किसका है, तो महाराष्ट्र का भारत में प्रथम स्थान है। मूल चीजें देखनी है। और अगर बात कर ले राजस्थान में, तो राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? अजमेर जिले का राजस्थान में प्रथम स्थान है इसका। पूछा जाए ज्वार अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राजस्थान के किस जिले में ज्वार अनुसंधान संस्थान है? तो ये है वल्लभनगर। और वल्लभनगर पड़ता है उदयपुर में। अगली फसल के बारे में अपन बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? मक्का। मक्का भी इंपॉर्टेंट फसल है, कई बार पूछा जाता है। तो मक्का मूल रूप से कैसा पौधा है? देखिए मक्का के बारे में तो पूछा जाता है मूलतः कहाँ का है? मूलतः अमेरिकी पौधा है। और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं मक्का से कि मक्का के पकने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 100 से 110 दिन का समय लगता है। मक्का से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बात कर लिया जाए मक्के के बारे में, तो इससे कौन से प्रकार का चारा बनाया जाता है? तो साइलेज चारा। ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है? मक्का के द्वारा बनाया जाता है। और क्वेश्चन बन जाए इससे, क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो प्रथम स्थान कौन, मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। और बात करें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो फोर्थ स्थान है। चौथा स्थान किसका है? राजस्थान का। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है मक्के का, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। और देखिए पिछली बार यहाँ से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मक्का की दो प्रमुख फसलें हैं, कौन कौन सी है, किसमें है? एक प्रकार से माही धवल और माही कंचन। माही धवल और माही कंचन किसकी फसलें हैं? ये
तो ये मक्का की फसलें हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है। और कहाँ पर विकसित की गई है, अगर इन दोनों फसलों के बारे में पूछ लिया जाए तो कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर, बांसवाड़ा। कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा में मक्का की दो प्रमुख फसलें बनाई, दो प्रमुख किस्में तैयार की गई है जिनका नाम है माही धवल और माही कंचन। देख लीजिए एक बार, ज्वार को बोला जाता है गरीब की रोटी। अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र, अग्रणी जिला है अजमेर। अगर बात करें ज्वार अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पर है, वल्लभनगर। वल्लभनगर कहाँ, उदयपुर में। मक्का मूल रूप से कहाँ का पौधा है, अमेरिकी पौधा है, जिसको पकने में 100 से 110 दिन का समय लगता है। इससे कौन सा चारा बनाया जाता है, साइलेज चारा बनाया जाता है। बात कर ले अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का, तो गुजरात पहले नंबर पर आता है मक्का के उत्पादन में, जबकि राजस्थान का स्थान चौथा है। राजस्थान में बात करें तो पहला स्थान कौन से जिले का है, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। दो किस्में हैं मक्के की, माही धवल और माही कंचन। ये दोनों किस्में किसकी याद रखनी है आपको, मक्का की किस्में, जिसका जो विकास किया इन दोनों किस्मों का वो कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा ने किया है। अगली फसल की ओर बढ़ जाते हैं हम, तो अगली फसल आ जाएगी चावल। बात करें चावल की तो चावल को एक तो क्या बोल देते हैं हम, धान भी कहते हैं इसको। चावल भी बोल दिया जाता है, धान भी बोल दिया जाता है। और चावल का जो पौधा है वो कौन सी विधि से, रोपण विधि, रोपण विधि से लगाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, एक प्रकार से पूरे खेत को पानी से भर लिया जाता है, उसमें जो धान होता है, चावल होता है, उसका पौधा लगाया जाता है भरे हुए खेत में पानी से। अगला और जो क्वेश्चन इससे बन जाए वो क्या बन जाएगा, तो चावल के उत्पादन में अगर प्रथम स्थान की बात करें भारत में किसका है, पश्चिम बंगाल का है। हमेशा से पश्चिम बंगाल का ही रहा है, ज्यादातर समय पश्चिम बंगाल ही। राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य जहां पर चावल का उत्पादन लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे बात कर ली जाए प्रथम स्थान कौन से जिले का है, तो देखिए दो क्वेश्चन है। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में, बिल्कुल उत्तर में पड़ेगा। जबकि अगर बात करें बोया हुआ क्षेत्र, बोया सबसे ज्यादा कहां पर जाता है, तो बांसवाड़ा जिले में बोया जाता है। और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, वर्तमान में राजस्थान के जो किसान हैं वो जो चावल की खेती करते हैं कौन सी विधि से, जापानी विधि से करते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि अनुसंधान संस्थान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया बांसवाड़ा के द्वारा चावल की दो नई किस्में तैयार की गई है जिनका नाम है माही और दूसरी है सुगंधा। माही और सुगंधा किसकी किस्में हैं, चावल की। मैंने आपसे पहले बात की माही धवल और माही कंचन, वो दोनों किस्में किसकी थी, मक्का की। क्योंकि माही और सुगंधा ये दोनों किसकी किस्में हैं, चावल की। इन दोनों का विकास भी किसके द्वारा किया गया है, कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा द्वारा किया गया है। तो देखिए चावल को धान भी कहा जाता है। अगर भारत के प्रमुख खाद्यान्न के बारे में बात करें तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा हो जाएगा, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में क्या काम लिया जाता है, चावल काम लिया जाता है। इसे धान भी कहा जाता है। इसकी कृषि की जाती है रोपण विधि के द्वारा। भारत में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पर होता है, हनुमानगढ़ में। लेकिन सबसे ज्यादा बोया कहां पर जाता है, बांसवाड़ा में। वर्तमान में राजस्थान के किसान कौन सी विधि से, जापानी विधि से किसका उत्पादन ले रहे हैं, चावल का। और कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा ने दो नई किस्में तैयार की है चावल की, जिनका नाम क्या है, माही और सुगंधा। तो ये दोनों किसकी किस्में हैं, चावल की किस्में। ये क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अगली फसल हो जाएगी कपास। कपास के बारे में बात करें तो ये भी देखिए प्रकार से उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसको सामान्य राजस्थानी भाषा में, स्थानीय भाषा में इसको बोल देते हैं बाण या बढ़िया बोला जाता है। इसे ये बोला जाता है कपास को। अगर बात करें पहला स्थान कौन सा है, तो सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में, पहली बात तो देखिए एक अमेरिकन कपास है,
अमेरिकन कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो तो कहाँ पर होता है, श्री गंगानगर जिले में। लेकिन अगर ओवरऑल मतलब समग्र रूप से देखा जाए, समग्र रूप से मतलब सभी प्रकार के अगर कपास के उत्पादन की बात करें तो पहले स्थान पर आ जाता है हनुमानगढ़। तो ये आपको याद रखना है, अमेरिकन कपास नगरीय जिला है श्रीगंगानगर, समग्र जो कपास है उसके उत्पादन में है कौन सा, हनुमानगढ़। अब ये सर्दियां जब भी अधिक पड़ती है राजस्थान में तो इसमें एक विशेष प्रकार का कीड़ा लग जाता है, रोग लग जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बालवी विल। बालवी विल कीड़ा या इस रोग का संबंध कौन से फसल से है पूछ ले जाए आपसे तो कपास से है। तो कपास इसको कपास को बाण या बढ़िया भी कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। अमेरिकन कपास का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में, जबकि समग्र रूप से सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। और बालबीविल ये कीड़ा लग जाता है कौन सी फसल में, तो कपास में। अगली फसल की ओर बढ़ जाएंगे तो महत्वपूर्ण फसल आ जाएगी सरसों। देखिए तो याद रखना है आपको, सरसों क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है, तिलहन है एक प्रकार का, और तिलहनों में भी राजस्थान में सर्वाधिक कौन से तिलहन उगाया जाता है, सरसों उगाया जाता है। मूल रूप से 2 जिले, और अगर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग है, इसके अलावा टोंक वगैरह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जहाँ पर जलोढ़ या दोमट मृदा पाई जाती है, वहां पर इसका उत्पादन सरसों का ज्यादा लिया जाता है। तो मुख्य रूप से क्या है ये, तिलहन। तिलहन कौन सी फसलों को बोलते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। सरसों से कौन सी फसल का संबंध, कौन सी फसल क्रांति का, तो पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है, सरसों या तिलहन उत्पादन से है। भारत में प्रथम स्थान किसका है, कौन से राज्य का है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, राजस्थान का। और वर्तमान में अगर बात करें तो प्रथम स्थान किसका है, तो वर्तमान में प्रथम स्थान है टोंक का, और दूसरा स्थान किसका है, भरतपुर का। मैंने बताया राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और सरसों के अधिक उत्पादन के कारण ही राजस्थान को तिलहन राज्य, मस्टर्ड स्टेट या सरसों राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सरसों एक प्रकार का क्या है, तिलहन है। पीली क्रांति का संबंध सरसों से है, तिलहन उत्पादन से है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में पहले नंबर पर है टोंक और दूसरे नंबर पर भरतपुर। और राजस्थान में सरसों के अधिक उत्पादन के कारण इसको तिलहन राज्य या सरसों राज्य भी बोला जाता है। और अगली फसल की बात कर लेते हैं तो आ जाएगा गन्ना। गन्ना मूल रूप से भारतीय पौधा माना जाता है। और बात कर ली जाए कि भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो भारत में प्रथम स्थान उत्पादन में किसका, यूपी का। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में प्रथम स्थान हो जाएगा गंगानगर जिले का। तो ये कुछ एक प्रमुख बातें जो ध्यान रखनी है। एक आध फसल और देख लेते हैं हम, तो अगले देखेंगे मूंगफली। मूंगफली की बात करें तो इसको एक तो उपनाम है, इसको बोला जाता है गरीब की बादाम। गरीब की बादाम बोला जाता है किसको, मूंगफली को। गरीब की बकरी, गरीब की गाय बोला जाता है किसको, बकरी को। गरीब का खाद्यान्न बोला जाता है किसको, जौ को। तो ये कुछ एक उपनाम है जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब बात करें पहला स्थान किसका है भारत में, गुजरात का भारत में प्रथम स्थान है मूंगफली के उत्पादन में। बात करने राजस्थान में प्रथम स्थान कौन से जिले का है, बीकानेर का। और जब मैंने आपको नक्शा पढ़ाया था तब बताया था कि बीकानेर में स्थान है लूणकरणसर। लूणकरणसर में राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी लगती है किसकी, मूंगफली की। और भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी गुजरात के कहां पर, राजकोट में लगती है। इसी प्रकार राजस्थान में कहां पर लगती है, लूणकरणसर में। इसलिए लूणकरणसर का उपनाम क्या है, इसे बोला जाता है राजस्थान का राजकोट। मूंगफली की मंडी के कारण ही बोला जाता है राजस्थान का राजकोट किसे, लूणकरणसर, जो कहां पर है,
बीकानेर में स्थित है। अगली फसल हो जाएगी कौन सी, सोयाबीन। तो सोयाबीन में एक तो किसकी अधिकता होती है, प्रोटीन की अधिकता होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगर बात करें सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होता है, तो सबसे ज्यादा एमपी में उत्पादित होता है, इसलिए एमपी को कई बार सोया स्टेट भी कहा जाता है, या सोया राज्य, सोयाबीन के उत्पादन के कारण। बात करें हम राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका किस जिले में, बाड़ा जिले में। ये चीज याद रखनी है। तो मूंगफली को गरीब की बादाम कहा जाता है। गुजरात का प्रथम स्थान है भारत में, राजकोट में देश की सबसे बड़ी मंडी है। इसके अलावा बीकानेर में सबसे बड़ी मंडी लगती है लूणकरणसर में, इसलिए राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। उत्पादन में भी कौन सा जिला अग्रणी है, बीकानेर जिला। बात करें सोयाबीन की, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। उत्पादन में पहला स्थान एमपी का, इसलिए सोया स्टेट भी कहा जाता है। और राजस्थान में पहला स्थान है बारां का। तो ये कुछ एक फसलें हुई जिनके बारे में हमने बात की। अब फसलों के उपनाम देख लेते हैं हम, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो पता होना चाहिए कौन सी फसल को क्या क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया दालों का राजा, तो बता चुका हूं मैं आपको किसे कहा जाता है, चना को। फलों का राजा कहा जाता है आम को। फलों की रानी, फलों की रानी कहा जाता है किसे, लीची को। फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाए मसालों का राजा कहा जाता है मिर्च को। मसालों की रानी कहा जाता है किसको, इलायची को। अनाजों के राजा की अगर बात करें कि अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पर गलती होने की संभावना होती है। अनाजों का राजा गेहूं को नहीं कहा जाता, किसे कहा जाता है, चावल को कहा जाता है। अनाजों की रानी के बारे में बात करें, अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का को। फिर आपसे बोल दिया जाए कि काला बेर किसे कहा जाता है, काला बेर कहा जाता है जामुन को। फलों का राजा कहलाता है आम, रानी कहलाती है लीची। फूलों का राजा गुलाब, फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहा जाता है। मसालों का राजा मिर्ची है, जबकि रानी इलायची को कहा जाता है। अनाजों का राजा कहा जाता है चावल को, रानी कहा जाता है मक्का को, काला बेर कहा जाता है जामुन को। और कुछ एक देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसके बाद में बोला जाता है मोटे अनाजों का राजा। मोटे अनाजों का राजा बोला जाता है किसे, ज्वार को। क्या होते हैं मोटे अनाज, मूल रूप से मोटे अनाज उनको कहा जाता है जिनके पाचन में ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिनको पचाने में ज्यादा ऊर्जा का दहन होता है, उन्हें कहा जाता है मोटे अनाज। तो मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है ज्वार को। गरीब का फल, गरीब का फल कहा जाता है किसे, बेर को। गरीब का सेब ये कहा जाता है अमरूद को। पूछा जाए परमेश्वर का भोजन या ईश्वर का भोजन बोला जाता है कोकोआ को। प्रकृति का आश्चर्य बोला जाता है मिर्च को।
जबकि प्रकृति का छोटा आश्चर्य बोला जाता है नींबू को। इंपॉर्टेंट है अगला, पेय पदार्थों की रानी। पेय पदार्थों की रानी बोला जाता है किसे? चाय को। स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है नारियल को। सूखे मेवों का राजा कहा जाता है बादाम को। तो मोटे अनाजों का राजा ज्वार है। गरीब का फल अमरूद, गरीब का सेब अमरूद है। परमेश्वर का भोजन कोकोआ कहलाता है। प्रकृति का आश्चर्य मिर्च, छोटा आश्चर्य कहलाता है नींबू। पेय पदार्थों की रानी चाय को कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़ नारियल है, जबकि सूखे मेवों का राजा कहा जाता है बादाम को। और बोला जाता है सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है। आदि मानव की अंगुलियां कौन से फल को कहा जाता है? केला को। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है ऊंटों की घास। ऊंटों की घास बोला जाता है किसे? ज्वार को। और देखेंगे चारे की फसलों का राजा ये बोला जाता है बरसीम को। तो ये कुछ एक उपनाम हो जाते हैं फलों और सब्जियों के। तो सब्जियों का राजा कहलाता है आलू। आदि मानव की उंगलियां किसे कहा जाता है? केला को। ऊंटों की घास ज्वार को कहा जाता है। चारे की फसलों का राजा कहा जाता है बरसीम को। अब इसके आगे हम अगर बात करें तो राजस्थान के कुछ प्रमुख जिले और उनमें उत्पादित होने वाली प्रमुख फसलें देख लेते हैं। तो कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? यहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो थोड़ा सा फोकस करके इसको समझिएगा आप। सबसे पहले बात करें प्रमुख फसलें देख लेते हैं। तो चावल, चावल के उत्पादन में अग्रणी जिला है हनुमानगढ़। अगली फसल हो जाएगी कौन सी? बाजरा। मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वाधिक बोया बाड़मेर में जाता है, लेकिन उत्पादन होता है अलवर में। अगली फसल कौन सी है? गेहूं। पहले खाद्यान्नों की बात कर रहे हैं हम, तो गेहूं के उत्पादन में है श्री गंगानगर। फिर बात करेंगे कौन सी? मोठ। मोठ के उत्पादन में है बाड़मेर। पूछा जाएगा आपसे चोला, चोले की दाल होती है। चोले के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी जिला कौन सा है? सीकर। मसूर में, तो मसूर की दाल में है बूंदी। मूंगफली के उत्पादन में अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने, कौन सा जिला अग्रणी है? बीकानेर। सबसे बड़ी मंडी भी कहाँ पर लगती है? बीकानेर में। थोड़ी बहुत देर में आपको प्रयास करूंगा कि मुख्य मुख्य मंडियां आप लोगों को बता पाऊं। तो एक बार देख लेते हैं हम। फिर बात करेंगे सरसों, और सरसों के साथ ही राई भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में अग्रणी जिला कौन सा हो जाएगा? टोंक। और तारामीरा, ये भी तिलहन है। इसके उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाएगा नागौर। कपास इंपॉर्टेंट है। कपास के उत्पादन में अग्रणी जिला है हनुमानगढ़। गन्ना, तो गन्ना के उत्पादन में हो जाएगा श्रीगंगानगर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। तो ये कुछ एक प्रमुख फसलें और देखते हैं। चावल के उत्पादन में हनुमानगढ़।
बाजरा के उत्पादन में अलवर, गेहूं के उत्पादन में श्री गंगानगर, मोठ के उत्पादन में बाड़मेर, छोले के उत्पादन में सीकर, मसूर के उत्पादन में बूंदी, मूंगफली के उत्पादन में बीकानेर, सरसों एवं राई के उत्पादन में है टोंक, तारामीरा के उत्पादन में नागौर, कपास के उत्पादन में हनुमानगढ़, जबकि गन्ना के उत्पादन में श्रीगंगानगर अग्रणी जिले हैं। फिर और बात करेंगे हम तो ज्वार के उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा अजमेर। प्रमुख फसलों से याद रखनी है, सभी फसलों की आवश्यकता नहीं है। मक्का में है चित्तौड़गढ़, थोड़ी देर पहले बात की थी। माही धवल और माही कंचन दोनों मक्का की किस्में हैं, याद रखना है ये भी। फिर बात करेंगे जौ के उत्पादन में है जयपुर। मूंग के उत्पादन में हो जाएगा जालौर। उड़द की दाल के उत्पादन में हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला हो जाएगा कौन सा, चना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो चना के उत्पादन में जयपुर। फिर बात करेंगे तिल, तो तिल के उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाएगा पाली। सोयाबीन में हो जाएगा बारां। अलसी में है बीकानेर। सूरजमुखी के उत्पादन में हो जाएगा श्री गंगानगर। ग्वार के उत्पादन की बात करें हम तो ग्वार उत्पादन में हो जाएगा हनुमानगढ़। देखते हैं तो ज्वार के उत्पादन में है अजमेर अग्रणी जिला। मक्का में है चित्तौड़गढ़, जौ में जयपुर, मूंग में जालौर, उड़द में भीलवाड़ा, चना में जयपुर, तिल पाली, सोयाबीन बारां, अलसी बीकानेर, सूरजमुखी श्रीगंगानगर और ग्वार के उत्पादन में अग्रणी जिला है हनुमानगढ़। थोड़े बहुत और देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट। लहसुन सबसे ज्यादा होता है कोटा में। फिर बात करेंगे मेथी सर्वाधिक उत्पादित होती है बीकानेर में। आलू के उत्पादन में है धौलपुर। फलों एवं सब्जियों के कुल उत्पादन में अगर राज्य पूछे तो यूपी और जिला पूछे तो जयपुर। ईसबगोल का पूछा जा चुका है, बताया था आप लोगों को, औषधीय पौधा है। तो ईसबगोल के उत्पादन में अग्रणी जिला है बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में इसके उत्पादन में। मेहंदी के उत्पादन में है पाली, और पाली में सोजत में सबसे बड़ी मंडी भी लगती है, मेहंदी की प्रसिद्ध है। अजवाइन के उत्पादन की बात करें हम, राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है भारत में, और राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़। जीरा की बात करें, जीरा उत्पादन में है जोधपुर। बात करेंगे कोटा। प्याज उत्पादन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो प्याज के उत्पादन में अग्रणी जिला है सीकर। अब पहले कौन सा था, अलवर। तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी जिला है अलवर। और अंत में ग्वार
ग्वार के उत्पादन में अग्रणी जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमानगढ़। और अभी एक और फसल पूछी जाती है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है आपसे, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा के उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो ये कुछ एक फसलें थी जिनके उत्पादन और उनके अग्रणी जिले संबंधित है। तो लहसुन के उत्पादन में अग्रणी जिला है कोटा, मेथी उत्पादन में बाड़मेर, आलू उत्पादन में धौलपुर, इसबगोल में बाड़मेर, मेहंदी में पाली, अजवाइन में चित्तौड़गढ़, जीरा जोधपुर, प्याज उत्पादन में सीकर, तंबाकू उत्पादन में अलवर, ग्वार में हनुमानगढ़, जबकि सिंगाड़ा उत्पादन में सवाई माधोपुर अग्रणी जिले हैं। तो ये कुछ एक राजस्थान की प्रमुख फसलें थी जिनका हमने देखा कि अग्रणी जिले कौन से हैं। अब हम कुछ एक विशेषीकृत फसलें आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये देख लेते हैं। तो विशेषीकृत फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे देखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन। रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। और रेशम का कीड़ा कौन से पेड़ पर पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। फिर है लेक कल्चर, इसको कहा जाता है लाख उत्पादन, जिससे चूड़ियां कंगन वगैरह बनाए जाते हैं। बात करेंगे वीटी कल्चर, इससे संबंधित है अंगूरों की कृषि। बोला जाता है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का संबंध हो जाएगा फूलों की कृषि। बोला जाए पोमोकल्चर, पोमोकल्चर का संबंध किससे, फलों की कृषि। आ जाएगा फिशिकल्चर, फिशिकल्चर में आता है मछली पालन। मछली पालन दो उद्देश्यों से किया जाता है, एक तो सजावटी मछली आती है जो एक्वेरियम वगैरह में रखी जाती है, दूसरी मछली खाने के लिए भी उपयोग की जाती है। तो मुख्य जो कारण होता है वो खाने के लिए होता है, भोजन के रूप में। फिर है मेरीकल्चर, मेरीकल्चर में जितने भी प्रकार के मरीन से का मतलब होता है समुद्र, तो जितने भी प्रकार के समुद्री जीव हैं, पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं, सजावटी जीव, इसके अलावा खाने के लिए पौधे हैं, जैसे मछली है, झींगा है, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, ये सब खाए जाते हैं। तो समुद्री जीवों की कृषि, समुद्री जीवों का पालन। फिर बोला जाता है एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। फिर है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर का मतलब होता है केंचुआ पालन। तो केंचुआ पालन क्यों किया जाता है, केंचुआ क्या होता है, जीव होता है जो मिट्टी खाता है, और मिट्टी को जब खाता है तो वो भारतीय जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट को किस में बदल देती है, नाइट्रोजन में बदल देता है केंचुआ। तो इसी वजह से केंचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र या किसान का दोस्त भी कहा जाता है, किसे, केंचुए को। इसके अलावा और हो जाता है हॉर्टिकल्चर, तो बागवानी, इसी से संबंधित एक प्रकार से फसलों की कृषि कह सकते हैं हम इसको। और बोल सकते हैं ओलिगोकल्चर, ओलिगोकल्चर में जितनी भी बेलदार फसलें हैं, बेलदार फसलों की कृषि किसके अंतर्गत आ जाती है, ओलिगोकल्चर के अंतर्गत आ जाती है। तो ये याद रखना है हम लोगों को, विशेषीकृत फसलें कौन कौन सी हो जाती है। तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, रेशम का कीड़ा जो पाला जाता है, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। लेक कल्चर मतलब लाख का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूरों की कृषि कहलाती है। फ्लोरिकल्चर कहलाती है फूलों की कृषि। पोमोकल्चर होता है फलों की कृषि। फिशिकल्चर का तात्पर्य है मछली पालन से, जबकि मेरीकल्चर का मतलब होता है समुद्री जीवों का पालन।
एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन से होता है। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केंचुए पालन से। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का दोस्त कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी कहलाती है, फलों की कृषि होती है एक प्रकार से। ओलिगोकल्चर होती है बेलदार फसलों की कृषि, जैसे तरबूज है, खरबूज, लौकी, बेलदार फसलें जितने भी है उनको बोला जाता है। तो ये कुछ एक विशेषीकृत फसलें हो गई। अब देखिए फसल क्रांतियां, फसल क्रांतियां, बात करें फसल क्रांतियों को, तो भारत में जो फसल क्रांति प्रारंभ हुई थी वो एक तो सबसे पहली थी हरित क्रांति। इससे पहले एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना है। देखिए भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक रही। उसके बाद में जितनी पंचवर्षीय योजना आई उसमें से पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्रधानता दी गई थी? कृषि को प्रधानता दी गई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का संबंध कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना से है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना रही 1956 से लेकर 61 तक, और जिसमें उद्योगों को दिया गया महत्व। और तीसरी थी 1961 से लेकर 1966 तक। तो 66 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में के बाद में तुरंत बाद में आ जाता है अकाल पड़ गया। इसके बाद में भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध हो जाता है। इसी के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी क्रांति प्रारंभ की गई? हरित क्रांति। हरित क्रांति के अगर प्रारंभ का समय पूछे तो प्रारंभ तो हुई थी 1966 में, लेकिन अगर इसका संपूर्ण समय पूछा जाए तो 1966 से 1969 के मध्य इसका संपूर्ण समय माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक या प्रणेता, पिता जो भी बोलते हैं, किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। जबकि वैश्विक स्तर पर बोला जाए, वैश्विक स्तर पर किसे बोला जाता है हरित क्रांति का जनक? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी थी? तो पहले नंबर पर है गेहूं और दूसरे नंबर पर है चावल। तो ये याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई? पहली पंचवर्षीय योजना में दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 के बीच में। अब आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई? तो प्रारंभ हुई 1966 से। संपूर्ण कार्यकाल पूछा जाए तो पहला योजना अवकाश जो था 1966 से लेकर 1969 तक। इसके बाद में पूछ लिया जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाली प्रमुख फसल पहले नंबर पर कौन सी थी? गेहूं। जबकि दूसरी प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल। बात करेंगे श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति भारत में प्रारंभ हुई 1970 के दशक में। उसके बाद में भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कार्य क्षेत्र था आनंद, और वर्तमान में जिला है तो गुजरात। सर्वाधिक लाभान्वित राज्य भी कौन सा रहा? गुजरात। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। और वर्तमान में भारत का दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। प्रारंभ 1970 में हुई। जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और कार्य क्षेत्र आनंद गुजरात था इनका। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। ये चीजें हमको याद रखनी है। अब कुछ एक फसल क्रांति हम देख लेते हैं अंत में। तो इधर तो लिखेंगे फसल क्रांति और इधर संबंधित उत्पाद। तो जैसे लिखेंगे गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध कौन सी फसल से है? आलू उत्पादन। पूछ लिया जाए पीली क्रांति, तो सरसों उत्पादन भी आता है, और कई बार आ जाता है विकल्प में तिलहन उत्पादन। तो सरसों उत्पादन या तिलहन उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? पीली क्रांति से। बात की हमने श्वेत क्रांति अभी थोड़ी देर पहले। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से।
फिर आपसे भी बात की जाए कौन सी, लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से भी है और इसी को कई बार मांस उत्पादन से भी देखा जाता है। अगली कौन सी क्रांति है, तो काली क्रांति, या इसी को कई बार बोला जाता है कृष्ण क्रांति। तो काली क्रांति, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, मुख्य रूप से कोयला उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पादन। अगली क्रांति हो जाएगी कौन सी, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से भी माना जाता है और उर्वरक उत्पादन से भी माना जाता है। सलेटी क्रांति का संबंध माना जाता है किससे, सीमेंट उत्पादन से। फिर और कौन सी क्रांति पूछ सकता है, तो रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा, या तो आएगा ऑप्शन में अंडा उत्पादन या आ जाएगा कुक्कुट उत्पादन। कुक्कुट उत्पादन मतलब मुर्गी पालन से संबंधित। और कौन सी क्रांति है यहाँ, तो सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध यहाँ पर भी विकल्प या तो आएगा कौन सा, फल उत्पादन या आ जाएगा बागवानी। बागवानी में मुख्य रूप से क्या, फसल। पूछ लिया जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मछली उत्पादन से। और पूछा जाए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन या झींगा मछली उत्पादन। झींगा भी एक प्रकार की क्या होती है, मछली होती है। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले गोल क्रांति संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन। पीली क्रांति सरसों उत्पादन या तिलहन उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से भी है और मांस उत्पादन से भी माना जाता है। काली या कृष्ण क्रांति कोयला या पेट्रोलियम उत्पादन से इसका संबंध माना जाता है। भूरी क्रांति का मतलब है खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। सलेटी क्रांति मतलब सीमेंट के उत्पादन को बोला जाता है। रजत क्रांति का मतलब अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन का संबंध इसी से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध बोला जाएगा फसल या बागवानी उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। कुछ एक और देख लेते हैं दो चार। तो बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध माना जाता है किससे, मसाला उत्पादन। और इंपॉर्टेंट है अमृत क्रांति। अमृत बोला जाता है पानी को, पानी को एक प्रकार से अमृत बोला जाता है। तो नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है कौन सी क्रांति के अंतर्गत, अमृत क्रांति के अंतर्गत। तो नदियों को, सभी नदियों को जोड़ा जा रहा है अमृत क्रांति में, जल के लिए, जल की अच्छी उपलब्धता के लिए। बोला जाए सूर्योदय क्रांति, या इसी को कई बार बोल देता है सिलिकॉन क्रांति। का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जैसे बिजली के बटन वगैरह हैं, इनके निर्माण से संबंधित, सिलिका से बने होते हैं, इसलिए इनको सिलिकॉन क्रांति भी कहा जाता है। और बोला जाता है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब इसमें किसी प्रकार के भी कोई फल या सब्जियों से संबंधित क्रांति नहीं है। ये सभी प्रकार की जो क्रांतियां उन पर निगरानी, सभी
क्रांति पर निगरानी। पूछ लिया जाए सफेद सोना, तो पहली बात तो सफेद सोना किसे बोला जाता है, कपास को बोला जाता है। तो सफेद सोना व्हाइट गोल्ड क्रांति उत्पादन कपास उत्पादन से संबंधित होता है। फिर होता है गोल्डन फाइबर क्रांति, तो स्वर्णिम रेशा क्रांति, स्वर्णिम रेशा किसे बोला जाता है, जूट को। तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध कौन सी फसल से है, जूट से। तो ये कुछ एक प्रमुख क्रांति होती है। सबसे पहले हो जाएगी कौन सी, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, सूर्योदय क्रांति या सिलिकॉन क्रांति का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जितने भी प्रकार के निर्मित किए जाते हैं उनसे। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब होता है सभी क्रांतियों की निगरानी करना। सफेद सोना क्रांति या व्हाइट गोल्ड क्रांति कहा जाता है, कपास उत्पादन से संबंध है। और गोल्डन फाइबर क्रांति या स्वर्णिम रेशा क्रांति बोला जाता है, जूट उत्पादन से संबंधित। तो ये कुछ एक क्रांति हो गई। और अंत में अब हम देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख जो कृषि उपज मंडियां या फल ऑब्लिक सब्जी मंडियां, मतलब राजस्थान का कौन कौन से जिले हैं जिनमें कौन कौन सी प्रमुख जो मंडी लगाई जाती है। तो इधर तो हम देखेंगे फसल और इधर देखेंगे जिला या जो भी स्थान है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरा उत्पादन। तो जीरे की जो मंडी लगाई जाती है राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी है वो कहां पर है, मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी कहां पर है, नागौर में। बात करेंगे संतरा की सबसे बड़ी मंडी, तो राजस्थान का नागपुर बोला जाता है किसको, भवानी मंडी को। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान का नागपुर बोला जाता है भवानी मंडी को। और भवानी मंडी का संबंध किस जिले से है, झालावाड़। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जो मंडी है किसकी, संतरा की, वो नागपुर में है महाराष्ट्र में। और राजस्थान में संतरे की सबसे बड़ी मंडी है भवानी मंडी जो झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला हो जाएगा प्याज की सबसे बड़ी मंडी। प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, अलवर में। फिर पूछा जाए किन्नू, जो इसी को बोल दिया जाता है माल्टा। किन्नू या माल्टा की सबसे बड़ी मंडी है श्री गंगानगर में। ये संतरे जैसा ही होता है। बात करें अमरूद, अमरूद की सबसे बड़ी मंडी है सवाई माधोपुर में। कृषि उपज मंडियां महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन आता रहता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। अमरूद के बाद ईसबगोल की सबसे बड़ी मंडी। ईसबगोल की जो सबसे बड़ी मंडी है वो है भीनमाल। और भीनमाल इसी का पुराना नाम है श्रीमाल। कहां पर है ये, जालौर में। फिर बात करेंगे हम मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी। मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी मैंने आप लोगों को बताया था कहां पर है, लूणकरणसर। और लूणकरणसर कहां पर पड़ेगा, बीकानेर। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। बात करेंगे ऊन की सबसे बड़ी मंडी। तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ही राजस्थान में किस जिले में होता है, बीकानेर में। इसलिए ऊन की सबसे बड़ी मंडी भी कहां पर, बीकानेर में लगाई जाती है। अगली हम मंडी की बात करें तो धनिया की सबसे बड़ी मंडी। धनिया की सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी। और रामगंज मंडी का संबंध किस जिले से है, तो कोटा जिले से। एक बार वापस देख लेते हैं। जीरा मंडी सबसे बड़ी राजस्थान की है मेड़ता सिटी जो नागौर में स्थित है।
बात करेंगे संतरा, तो संतरा सबसे ज्यादा कहाँ पर, भवानी मंडी झालावाड़ में। आपसे पूछा जाए राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो अगर ऑप्शन में जिले आए हैं तो झालावाड़ करोगे, अगर निश्चित कोई स्थान दिया हुआ है तो भवानी मंडी करना है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान के अलवर में है। किन्नू या माल्टा की सबसे बड़ी मंडी है श्री गंगानगर में। अमरूद की सबसे बड़ी मंडी है सवाई माधोपुर में। इसबगोल औषधीय पौधा है, बता चुका हूँ कई बार, और राजस्थान का पहला स्थान है भारत के इसके उत्पादन में, इसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी हो जाएगी कहाँ पर, भीनमाल पड़ेगा जालौर में। मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी मैंने आपको बताया लूणकरण सर, राजस्थान का राजकोट, कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर। अगला है ऊन की सबसे बड़ी मंडी, तो ऊन की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में है, बीकानेर में। और धनिया की सबसे बड़ी मंडी जो है ये लगेगी कहाँ पर, रामगंज मंडी, और रामगंज मंडी पड़ेगी कहाँ, कोटा में। और देख लेते हैं हम फूलों की सबसे बड़ी मंडी, तो फूल की सबसे बड़ी मंडी लगती है कहाँ पर, पुष्कर में, और पुष्कर मतलब अजमेर, क्योंकि फूलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला भी कौन सा है, अजमेर ही है। लहसुन की मंडी कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षा में, ये लगती है छिपा बड़ौद। छिपा बड़ौद किस जिले में है, बारां जिले में। और पूछा जाएगा आपसे अश्वगंधा की सबसे बड़ी मंडी, अश्वगंधा का मैंने आपको बताया था औषधीय पौधा है, और अश्वगंधा की सबसे बड़ी मंडी लगती है कहाँ पर, झालरापाटन कहाँ पर है, झालावाड़ में। झालावाड़ का जो प्राचीन प्रमुख शहर है वो झालावाड़ का प्रमुख शहर, मुख्य शहर झालरापाटन के नाम से जाना जाता है। पाटन क्यों कहते हैं, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए झालरापाटन कहा जाता है इसे। अगला हो जाएगा मेहंदी। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि मेहंदी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ की मेहंदी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो सोजत, और सोजत कहाँ पर पड़ता है, पाली में। तो राजस्थान की मेहंदी की सबसे बड़ी मंडी सोजत पाली में स्थित है। बात करें आंवले की सबसे बड़ी मंडी है चौमू में, चौमू जयपुर में पड़ता है। बात करेंगे हम टमाटर की सबसे बड़ी मंडी, टमाटर की सबसे बड़ी मंडी पड़ेगी बस्सी भी कहाँ पर पड़ेगा, जयपुर में ही पड़ता है। और कौन सी फसल है, तो मिर्ची की सबसे बड़ी मंडी है, मिर्च की सबसे बड़ी मंडी है, दो स्थानों पर लगती है, एक तो है सवाई माधोपुर, और इसके अलावा एक और है सोहेला कहाँ पर पड़ता है, टोंक में। दोनों जगह मंडियां लगती है। सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए सवाई माधोपुर में ही लगती है। पूछा जाए आपसे सबसे बड़ी मछली मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी मछली मंडी जहाँ पर मछलियां बिकती है कहाँ पर है, अजमेर में। इसी प्रकार से पूछा जाए सबसे बड़ी अफीम की मंडी, तो अफीम की सबसे बड़ी जो मंडी हो जाएगी वो कहाँ पर हो जाएगी, प्रतापगढ़ में। तो ये कुछ एक प्रमुख हमने फलों या सब्जियों से संबंधित या फूलों से संबंधित मंडियां या स्थान देखे। तो फूल की सबसे बड़ी मंडी पुष्कर में लगती है, लहसुन की सबसे बड़ी मंडी छिपा बड़ौद बारां में लगती है, अश्वगंधा की झालरापाटन झालावाड़ में है, मेहंदी की सबसे बड़ी मंडी लगती है सोजत पाली में, आंवला की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो चौमू जयपुर में, और टमाटर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, बस्सी भी पड़ेगा कहाँ पर, जयपुर में। मिर्च की सबसे बड़ी मंडी सवाई माधोपुर में, दूसरा स्थान है सोहेला कहाँ पर पड़ता है, टोंक में। मछली मंडी राजस्थान की सबसे बड़ी अजमेर जिले में स्थित है, और अफीम की सबसे बड़ी मंडी लगेगी कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। और अब अंत में हम देख लेते हैं कुछ एक प्रमुख स्थान। तो बात करेंगे अगर हम मथानिया गांव है, मथानिया गांव जो पड़ेगा कहाँ पर पड़ेगा, जोधपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्पादित होने वाली जो लाल मिर्च है विश्व की सबसे तीखी लाल मिर्चों में सबसे तेज लाल मिर्च में गिनी जाती है। इसके अलावा दशमक या इसी को बोला जाता है सामान्य भाषा में चेती गुलाब,
चैती गुलाब ये बोया जाता है कहाँ पर? खमनोर। खमनोर कहाँ पर पड़ेगा? राजसमंद में। तो ये कुछ एक स्थान थे, ये भी आप लोगों को याद रखने। और अंत में हम देखेंगे एशिया की, संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी, सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी जयपुर में स्थित है। तो इसी के साथ आपका जो राजस्थान की कृषि वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर।